दोस्तों, अभी हाल ही में होने वाली डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट पूरे इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में है। मैं गॉड हूँ। इस डिबेट की खास बात ये थी कि इसमें फेमस राइटर एंड पोएट जवेद अख्तर एंड रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट एनी रिलीजन बैशिंग वेल मैनर्ड इंटेलेक्चुअल डिबेट थी। क्या थे फंडामेंटल आर्गुमेंट्स और क्या है ये आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी। हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? सही समझते। अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं, प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? उनके पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं। 5 रोज़ क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? ये वीडियो एथियस्ट और थीस्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनकी जिंदगी का एक सबसे अहम वीडियो होने वाला है, तो इसको दिमाग खोलकर, कान खोलकर और आंखें खोलकर समझिएगा। जवेद अख्तर एंड मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान बहुत से आर्गुमेंट्स पेश किए गए। दोनों साइड्स ने अपनी अपनी तरफ से फंडामेंटल आर्गुमेंट्स पेश किए। वो हम सब डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट जो कि मुफ्ती शुमाइल नदवी ने दिया वो है आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। क्या है ये आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी? क्या है ये इन्फिनाइट रिग्रेस? क्या वाकई ही इस यूनिवर्स को एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत है? हम इसको आज आसान और सिंपल तरीके से समझते हैं, एंटरटेनिंग अंदाज में, बगैर आपको बोर किए, एंड विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनी रिलीजन, जस्ट प्योर लॉजिक एंड रैशनल पॉइंट्स। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए। आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटिजेंसी का मतलब। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में हाँ, आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो वर्ड है निकला है कंटिंजेंट से। इसका मतलब है ऐसी चीज जिसका कोई कॉज हो, मीन्स जो चीज अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, किसी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप कंटिंजेंट हैं, डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पर, फूड पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इटसेल्फ कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है प्लांट्स पर एंड फोटोसिंथेसिस पर, एंड प्लांट्स देमसेल्व्स कंटिंजेंट हैं, डिपेंडेंट हैं सनलाइट पर, यानी हमारे सन पर, और हमारा सन डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है न्यूक्लियर रिएक्शंस पर और सोलर सिस्टम पर। और सोलर सिस्टम डिपेंड करता है गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर। और हमारी गैलेक्सी किससे बनी है? नेबुला से। एंड नेबुला अर्ली यूनिवर्स की गैस से बना है। एंड अर्ली यूनिवर्स इटसेल्फ कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है किस पर? बिग बैंग पर। बिग बैंग इटसेल्फ कंटिंजेंट है लॉज ऑफ फिजिक्स पर, इनिशियल कंडीशंस पर एंड कॉज पर, एक वजह पर। उसका कॉज क्या था? हु डिसाइडेड द लॉस? इतनी परफेक्ट फाइन ट्यूनिंग्स जिसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो, नाडा। जीरो समझते हैं? जीरो। इन फाइन ट्यूनिंग्स को समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या इस यूनिवर्स का कॉज नेसेसरी है, और उसका कॉज, फिर उसका कॉज, और फिर उसका कॉज, और ये मामला कहां तक चलेगा? इधर आता है इन्फिनाइट रिग्रेस, यानी हमेशा कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, इस तरह चलते रहना। इसको बोलते हैं इन्फिनाइट रिग्रेस, यानी इन्फिनाइट कॉजेस। लेकिन हमारे आज के obtained एडवांस नॉलेज के थ्रू जो मैंने आपको चेन बताई है वो तो खत्म हो गई है। एनीवेज, तो समझते हैं कि क्यों फर्स्ट कॉज एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है और क्यों इन्फिनाइट रिग्रेस पॉसिबल नहीं, और क्यों हम ये नहीं मान सकते कि ये यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं। और हमारे आज के टॉपिक का आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी का सेंट्रल पॉइंट है, तो इसे आंखें खोलकर, कान खोलकर और दिमाग खोलकर समझिएगा। क्यों इन्फिनाइट रिग्रेस पॉसिबल नहीं? रीजन नंबर 1, इन्फिनाइट रिग्रेस से कभी रियल एक्सप्लेनेशन मिलती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये बल्ब क्यों जल रहा है? आंसर इज स्विच की वजह से। और स्विच क्यों काम कर रहा है? वायर की वजह से। और वायर में करंट क्यों है? और ये सिलसिला अगर इस तरह चलता जाए कि उससे पहले भी कोई चीज, फिर उससे भी पहले कोई, तो बल्ब जलने की रियल एक्सप्लेनेशन कभी मिली ही नहीं। सो इन्फिनाइट रिग्रेस यानी कॉज पर कॉज हमेशा चलते रहना, ये रियल एक्सप्लेनेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दोस्तों, इसका मतलब है किसी भी चीज की रियल एक्सप्लेनेशन के लिए एक फर्स्ट कॉज का होना जरूरी है,
वही फर्स्ट कॉज से पता चलेगा कि भैया मामला क्या है। रीजन नंबर 2, इन्फिनाइट रिग्रेस से प्रेजेंट चीज़ों का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। सोचो एक ट्रेन है, उसके इन्फिनाइट डब्बे हैं, हर डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ा है, लेकिन उसमें इंजन नहीं। सवाल, तो क्या ट्रेन चल सकती है? आंसर इज नो, नहीं, क्योंकि हर डब्बा मूवमेंट बोरो करता है। तो जब तक एक इंडिपेंडेंट इंजन नहीं होगा, ट्रेन कभी चल नहीं सकती। इन्फिनाइट डब्बे होना इंजन का रिप्लेसमेंट नहीं बन जाता। एक और एग्जांपल देखो, सोचो डोमिनो ब्लॉक्स गिरे हुए हैं। हर ब्लॉक क्यों गिरता है? हर ब्लॉक गिरता है क्योंकि उससे पहले ब्लॉक गिरा। ब्लॉक्स इन्फिनाइट हैं, लेकिन कोई फर्स्ट ब्लॉक ही नहीं। सवाल, क्या कोई ब्लॉक गिरेगा? द आंसर इज नो, नहीं। एक और एग्जांपल समझो, ये तुम्हें अच्छे समझ आएगी। पैसे वाली, ए ने बी से पैसे लिए, बी ने सी से, सी ने डी से, और अगर ये मामला इस तरह ही इन्फिनाइट चलता रहे तो क्या ए तक पैसे पहुंचेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि हर शख्स बोरोअर है, कोई एक्चुअल ऑनर ही नहीं। जब तक कोई रियल सोर्स ना हो, पैसे कभी नहीं मिलते। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोचो चेन हवा में लटकी हुई है, हर कड़ी दूसरी कड़ी के साथ लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, लेकिन ये चेन कहीं से बंधी नहीं हुई। तो सवाल ये है, क्या चेन हवा में लटक सकती है? द आंसर इज नो, नो मैन, नहीं। इन्फिनाइट चेन होना एंकर की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। चेन आप जितनी मर्जी लंबी कर लो, चाहे आसमान तक ले जाओ, लेकिन एंकर के बगैर काम नहीं चलना। अब लॉजिक को सिंपल फॉर्मूला में समझो, कंटिंजेंट या डिपेंडेंट चीज इज इक्वल टू बोरोड पावर और एग्जिस्टेंस। उसकी अपनी नहीं है, सो इट मीन्स इन्फिनाइट बोरोड चीजें इज नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंट सोर्स। बोरोड भाई बोरोड ही रहेगा। इन्फिनाइट डिपेंडेंस मीन्स जीरो एक्चुअलाइजेशन, नाडा, zero. So it means an infinite chain of dependent things cannot explain why anything is happening right now. यही साइंस का बेसिक रूल है। जो चीज चेंज करती है वो इटर्नल नहीं होती। ये यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, कूल होता है, चेंज होता है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन को पीछे ले जाओ तो एक पॉइंट आता है जहां स्पेस, टाइम, मैटर स्टार्ट होते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं बिग बैंग। मीनिंग इज टाइम खुद एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो टाइम से पहले इन्फिनाइट पास्ट पॉसिबल नहीं। और जो फर्स्ट कॉज है ऑब्वियसली वो टाइम से पहले होगा। भाई फर्स्ट कॉज तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे यूनिवर्स का कॉज होगा वो भी टाइम से पहले होगा, बिकॉज टाइम स्टार्टेड विद द बिग बैंग। जो फर्स्ट कॉज है, नेसेसरी बीइंग है, ऑब्वियसली वो इस टाइम से बहुत पहले है। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये नहीं, इटर्नल यूज होगा। इसी तरह एंट्रोपी आर्गुमेंट भी है, जल्दी समझ लेते हैं कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। सो अगर ये यूनिवर्स इटर्नल पास से होता, सो अब तक ये दिमाग का डिसऑर्डर एंट्रोपी अब तक मैक्सिमम हो चुकी होती। मींस एनर्जी यूजेबल ना रहती, स्टार्स जल नहीं रहे होते, हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन स्टार्स तो चल रहे हैं, एनर्जी अभी भी यूजेबल है और हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, हमारे यूनिवर्स का इटर्नल पास्ट नहीं है। कोई साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि यूनिवर्स फिनाइट है, इनफिनाइट नहीं। और बाकी लॉज जैसे साइक्लिक यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, ये अभी थ्योरेटिकल हैं, अभी प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट रिग्रेस यानी कॉज पर कॉज कभी खत्म ही ना होना, ये सिर्फ शिफ्ट होता है, सॉल्व नहीं होता। सो साइंस एंड फिलॉसफी का जॉइंट कंक्लूजन यही है। साइंस कहती है कि इस यूनिवर्स की बिगिनिंग है, फिलॉसफी कहती है जिसकी बिगिनिंग होती है वो कंटिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स इफ द पास्ट वर इन्फिनाइट, द प्रेजेंट वुड नेवर हैव अराइव्ड। तो कंक्लूजन ये है, जो चीज डिपेंडेंट हो, कंटिंजेंट हो, वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर सब चीजें सिर्फ डिपेंडेंट हो और इन्फिनाइट हो तो कभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इन्फिनाइट रिग्रेस यानी कॉज पर कॉज कभी खत्म ही ना होना, इन्फिनाइट चेन, ये फॉल्स है।
दिस इज वेयर यू रीच द फर्स्ट कॉज। भैया ऑप्शन दो ही है, या इन्फिनाइट रिग्रेस जो कि हमने देख लिया, पढ़ लिया कि फॉल्स है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन्फिनाइट रिग्रेस हो तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इट मीन्स इन्फिनाइट रिग्रेस फॉल्स है। सो भैया मामले दो ही हैं, ये फर्स्ट कॉज या इन्फिनाइट रिग्रेस। दिस इज वेयर यू रीच द फर्स्ट कॉज। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो ना। सो हम तो रुके हैं फर्स्ट कॉज पर, नेसेसरी बीइंग पर, जो कि मस्ट है, मीन्स अ बीइंग हुज एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स। सो लॉजिकली एंड रैशनली, साइंस एंड फिलॉसफी से फर्स्ट कॉज तो है। तो इस फर्स्ट कॉज, इस नेसेसरी बीइंग की क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनको हम जल्दी से समझ लेते हैं, तभी हमें जाकर ये फर्स्ट कॉज समझ आएगा, ये नेसेसरी बीइंग समझ आएगा। एट्रीब्यूट नंबर 1, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, यानी खुद से जिंदा और खुद के लिए काफी। मतलब कंटिंजेंट ना हो, उसका कोई कॉज ना हो, उसका कोई बनाने वाला ना हो, क्योंकि अगर उसका कोई कॉज होगा, उसका कोई बनाने वाला होगा, तो वो फर्स्ट कॉज तो नहीं है ना। फिर हम पहुंच जाएंगे इन्फिनाइट रिग्रेस पे, जो कि हम समझ चुके हैं वो फॉल्स है, नाडा। सो फर्स्ट कॉज का, नेसेसरी बीइंग का सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। एट्रीब्यूट नंबर 2, इटर्नल, हमेशा से होना चाहिए और हमेशा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी शुरुआत नहीं होती उसका एंड भी नहीं होता, इसलिए उसका कोई बिगिनिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए तो फर्स्ट कॉज है वो। एट्रीब्यूट नंबर 3, टाइमलेस, टाइम से बाहर होना चाहिए। हमने जाना कि टाइम तो खुद यूनिवर्स से स्टार्ट हुआ है। सो फर्स्ट कॉज, नेसेसरी बीइंग, यूनिवर्स से तो बहुत पहले की है, तो उसका टाइमलेस होना जरूरी है। एट्रीब्यूट नंबर 4, इमटेरियल, नॉन फिजिकल होना चाहिए। मैटर, स्पेस एंड टाइम से फिजिकल चीजें बनती हैं, तो नेसेसरी बीइंग फर्स्ट कॉज स्पेस एंड टाइम से बाहर है, इसलिए वो मटेरियल नहीं हो सकता, फिजिकल नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट नंबर 5, इट शुड बी वन एंड यूनिक। सोचो, अगर दो नेसेसरी बीइंग हो, या तो वो आइडेंटिकल है या तो वो डिफरेंट है। अगर आइडेंटिकल है फिर तो वो एक ही है, बात खत्म। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो फिर हम जानते हैं कि डिफरेंस किसी कॉज पर डिपेंड करता है। इट मीन्स डिफरेंस इटसेल्फ इज कंटिंजेंट, डिपेंडेंट ऑन समथिंग। तो फिर सवाल ये होगा कि उस डिफरेंस का कॉज क्या था, उस कॉज को पैदा करने वाला कौन था। सो नेसेसरी बीइंग फर्स्ट कॉज का वन एंड यूनिक होना जरूरी है। एट्रीब्यूट नंबर 6, पावरफुल, ये तो जाहिर है, अवर इंसेनली मैसिव यूनिवर्स, जो उसका कॉज होगा वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और जो उसका कॉज होगा वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, एंड ये चीज चलती जाएगी फर्स्ट कॉज तक। सो जो फर्स्ट कॉज होगा वो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल है। एट्रीब्यूट नंबर 7, विल एंड चॉइस, उस नेसेसरी बीइंग की फर्स्ट कॉज की विल और चॉइस होना जरूरी है। सोचो, अगर फर्स्ट कॉज ऑटोमेटिक होता तो फिर ये यूनिवर्स भी इटर्नल होता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की बिगिनिंग है। इसका मतलब उस फर्स्ट कॉज ने अपनी विल से ये सब चूज किया। एट्रीब्यूट नंबर 8, इंटेलिजेंट, उस नेसेसरी बीइंग का, उस फर्स्ट कॉज का इंटेलिजेंट होना जरूरी है। ये तो तय है, ये तो जाहिर है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना परफेक्टली फाइन ट्यून्ड है कि इस परफेक्शन की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो, नाडा, जीरो समझते हैं, जीरो। चलिए इस फाइन ट्यूनिंग्स को थोड़ा समझ लेते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी यूनिवर्स के बिगिनिंग में ग्रेविटी अगर थोड़ी बहुत भी नीचे हो जाती तो हम एग्जिस्ट ना करते। डार्क मैटर की रेशियो थोड़ी बहुत कम हो जाती, हम एग्जिस्ट ना करते। एटम्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़े रखती है, अगर वो 0.5% कम या ज्यादा हो जाती तो हाइड्रोजन के बगैर कोई भी एटम एग्जिस्ट ना करता। सो अगर एटम ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो दीज परफेक्ट ऑर्डर एंड लॉज रिक्वायर इंटेलिजेंस। अभी तक की सारी बातें I explained it very logically and rationally through science and philosophy as a human being without using a single word from any religion. So do not think it's a biased reasoning. It's a reasoning with pure logic and rational from the most advanced knowledge we have. Hope so आपको समझ आ गया होगा infinite regress and argument of contingency and why the first cause is must, why the necessary being is must. सो अगर आप इतना ही मुझे सुन चुके हैं अभी तक, तो
तो why not my personal experience and opinions? Trust me, once you accept the first cause, necessary being, whatever you want to say, its attributes logically follow up. They are not assumed anymore. So one of the most logical and rational definition of the first cause, necessary being, I got after studying every religion is in Islam. So the definition is in the Quran. So it goes like, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul huwallahu ahad. Say he's one, unique. Remember attribute number 5? It should be one and unique. उसका एक और मुनफरिद होना जरूरी है. He is self-sufficient. Remember attribute number 1? It should be self-existent and self-sufficient. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is he begotten. वो तो जाहिर है, necessary being begin नहीं होता, उसकी बिगनिंग नहीं होती, उसका कोई कॉज नहीं होता, so उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, ना ही उसकी कोई औलाद है. So saying like he has son or daughters is not possible. Remember attribute number 4? It should be immaterial, non-physical होना चाहिए. तो औलाद पैदा करना, reproduction, ये सब फिजिकल चीजें हैं, हमारी दुनिया की हैं, हमारी अर्थ की हैं. Last but not the least, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, and there is none comparable to him. We all know that, ये हम सब जानते हैं. The first cause, necessary being, it should be incomparable, matchless, no equivalent possible. So दोस्तों ये सबसे लॉजिकल डेफिनेशन है necessary being की. इन एट्रीब्यूट्स पर जो हमने अभी देखे, इस पर जो पूरा आता है, फिट बैठता है, वही है फर्स्ट कॉज, नेसेसरी बीइंग, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, whatever you want to say. So ये है एक्सप्लेनेशन नेसेसरी बीइंग की, फर्स्ट कॉज की एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी की. इट डज नॉट डिफाइन God, first cause, or necessary being emotionally. It defines it with pure logic and the most advanced knowledge we have. अगर अब भी समझ नहीं आई तो कोई नहीं, दोबारा देख लेना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड कमेंट्स में अपनी फ्री विल का इजहार करें. आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी, इन्फिनाइट रिग्रेस, फर्स्ट कॉज, नेसेसरी बीइंग, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में उसका ज़रूर इजहार करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस बी ऑन टू यू.